बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, आज की हमारी वीडियो जो है ये ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इस साल बोर्ड के इम्तिहान देने हैं। बेटे, स्मार्ट सिलेबस के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गए हैं, नए टॉपिक्स आए हैं। तो हमने ये देखना है किस टॉपिक को किस तरह से किया जा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं और उनमें कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। हम बेटे ये बातें आज डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को, अगर इन टॉपिक्स को समझना है तो उसके लिए हम अलहदा से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपने उनको देखना है। लेकिन आज के टॉपिक के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे और उनसे जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है उस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है कि आपको 4 मार्क्स पूरे दिए जा सके, हमने वो तरीकाकार यूज़ करना है। और उसके अंदर कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमने इस चीज़ को देखना है। तो बेटे, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इसका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली आइसोटोप पहला टॉपिक है। तो बेटा, आइसोटोप से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आए ये कोई ख़ास नहीं है, इसलिए आइसोटोप में कोई लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आइसोटोप से नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन एमसीक्यूज आ सकता है कि अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, जो आपका आइसोटोप के बाद वाला रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का टॉपिक है। बेटे, इस टॉपिक में से जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल के ऊपर जो अबंडेंस लिखी हुई है उनमें से कोई एक एमसीक्यूज आ सकता है, अदरवाइज उसके भी आने के कोई चांसेस नहीं है। यानी कि आइसोटोप जो टॉपिक है आप छोड़ सकते हैं। बेटे, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है। बेटा, इंतहाई अहम टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को देखो तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगाड्रोस नंबर और आपका मोलर वॉल्यूम बहुत अहम टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बेटे, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट जो है वो, जिसमें 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे अहम क्वेश्चन है। समझ गए बात? उसके बाद यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ मोल से वो ये भी पूछ सकता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 23 ग्राम ऑफ सोडियम में इक्वल नंबर ऑफ एटम क्यों होते हैं। तो बेटा, ये अहम तरीन क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल का। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है। इसके बाद हम एवोगाड्रोस नंबर देखें तो डिपेंडेंटली एवोगाड्रोस नंबर की कोई डेफिनेशन या वहां से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोलर वॉल्यूम। तो बेटे, ये फिर एक अहम तरीन क्वेश्चन की डेफिनेशन है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द मोलर वॉल्यूम। तो बेटे, यहाँ पे एक बात गौर फरमाइएगा कि हम जब मोलर वॉल्यूम की बुक से डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी होगी, द वॉल्यूम ऑफ अ आइडियल गैस एट STP दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। 1 मोल कोई गैस अगर कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन अब इतना से लिखने के आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, जब आप लिखेंगे तो 2 चीजें डिस्कस कर रहे हैं बेटा। 1 मोल एट STP पे वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। बेटा, ये एक मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है, इतने से लिखने के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब आपको क्या करना है बेटे, आप मोल को डिफाइन करेंगे कि मोल क्या होता है। यानी कि पहले डेफिनेशन लिख दी, फिर आप बताएंगे 1 मोल, यानी कि आप बताएंगे कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास 1.008 है। अगर ये आप इतने ही ग्राम लें तो ये 1 मोल के बराबर होती है। तो इस तरह आप पहले मोल का बताएंगे एक लाइन में, फिर आप बताएंगे STP क्या होती है। तो आप कहेंगे STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। फिर आप बताएंगे कि 1 मोल में एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 23 होती है। जब बेटे आप ये 3 चीजें बता लेंगे, ये लाइन बन जाएगी। तो फिर बेटे इसके बाद आप लिखेंगे कि ये जो 1 मोल चीज है इसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। इस तरह एक लाइन अब सोडियम के लिए लिख दें, एक कार्बन के लिए लिख दें कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU होता है। आप ये 12 ग्राम ही लें तो ये 1 मोल के बराबर होगा। इसमें एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 23 होगी और इसके अंदर वॉल्यूम जो है इतना होगा। बेटा, इसी के अंदर लास्ट में एक है कि ये एक जैसा क्यों होता है। 1 मोल किसी भी चीज का वॉल्यूम क्यों होता है, तो जहां पे मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में इसका आंसर है कि वो कहता है कि 300 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस होता है गैस के मॉलिक्यूल का एक से दूसरे में अकॉर्डिंग टू डायमीटर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली आप इस तरह लिखना पड़ेगा। बेटे, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट चैप्टर का पहला और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है
बेटे वो है आपका स्टिशोमेट्री। स्टिशोमेट्री क्या होती है? तो बेटा स्टिशोमेट्री अब लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टिशोमेट्री, या वो पूछ सकते हैं राइट द नोट ऑन स्टिशोमेट्री। तो अब आपने किस तरह से लिखना है? तो बेटा आपने स्टिशोमेट्री को सबसे पहले डिफाइन करना है, स्टिशोमेट्री क्या है। उसके बाद इसमें एक लफ्ज आएगा क्वांटिटेटिव। तो अब आप क्वांटिटेटिव को एक्सप्लेन करेंगे, क्वांटिटेटिव क्या होती है। फिर बेटे आप किसी एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, जिस तरह आपकी बुक में गिवन एग्जाम्पल है बेटे। फिर आप इनकी कंडीशंस लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन से ऊपर दो कंडीशंस लिखी हुई हैं, आपको याद हो, आप बुक देख रहे हैं तो साइड रिएक्शन अकर ना हो, नो साइड रिएक्शन, रिएक्शन शुड बी कंप्लीट। ये दो कंडीशन ऊपर है, और डेफिनेशन के नीचे जाके देखें तो एक लिखा हुआ है कि ये ओबे करती हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये इसकी तीसरी कंडीशन है, उन्होंने हाइडिंग नहीं दी लेकिन ये तीसरी कंडीशन है। तो आप ये कंडीशंस लिखेंगे। उसके बाद आप इनके रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन क्या होते हैं? तो उस रिलेशन में आप गौर करें तो आपके यहां पे लिखा हुआ है मास ओवर मास रिलेशन, मास बाय मास रिलेशन। फिर लिखा हुआ है मास बाय वॉल्यूम रिलेशन। फिर लिखा हुआ है मास बाय मोल रिलेशन। और लास्ट में उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है मोल बाय मोल रिलेशन। इस तरह ये चार मोल्स को रिलेशंस को डिफाइन करोगे। ये तीन आपकी बुक में डिफाइन है, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो अब आप अगर इस तरह से हम लॉन्ग क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करेंगे तो फिर हम इसके 4 मार्क्स पूरे आ सकते हैं। अगर कोई चीज़ भी छोड़ दें, डेफिनेशन छोड़ दें, क्वांटिटेटिव क्या होता है इसे छोड़ दें, एग्जाम्पल छोड़ दें, कंडीशन छोड़ दें, या रिलेशन में से कुछ छोड़ दें, तो हमें ये 4 नंबर नहीं देगा। अब सवाल है कि इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो बेटा ये जो कंडीशंस है ना, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टिशोमेट्री, ये जो 3 कंडीशंस है, 2 कंडीशन मैंने बताया हाईलाइट हुई हुई है, नो साइड रिएक्शन अकर, और उसके बाद कौन सी है, उससे आगे वाली के रिएक्शन शुड बी कंप्लीट। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन से नीचे लिखी हुई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करे। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अब वहां पे हाइडिंग्स है मेरे बच्चों, आपने इसे स्टेटमेंट में लिखना है, ये नहीं लिख देना नो साइड रिएक्शन अकर बस क्लियर नहीं। जब हाइडिंग बनाएंगे तो आप लाइन बना के लिखेंगे क्या कि condition for the stoichiometry is that no side reaction are occur during the chemical reaction। इस तरह स्टेटमेंट बना के अब लिखेंगे, बजाय कि सिर्फ वो 3 हाइडिंग नहीं देंगे बल्कि इनकी स्टेटमेंट बना देंगे कि ये नो साइड रिएक्शन हाइडिंग बन जाए और उसका आगे से पैराग्राफ बन जाए। इस तरह पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। बेटा इसके बाद अगला फर्स्ट चैप्टर का अहम 3 टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो बेटे लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। तो बेटे अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक से ज्यादा डेफिनेशन आपकी बुक में अवेलेबल होंगी, टीचर्स ने आपको पढ़ाई होंगी कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, तो आपकी इसकी 3 डेफिनेशन तकरीबन आपकी बुक वाले ने लिखवाए होंगे या 2 डेफिनेशन दी होंगी। तो आपने जितनी भी आपको टीचर ने डेफिनेशन बताई हैं, आप वहां पे ये डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 3 डेफिनेशन हो सकती हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की। तो पहले आप इसे डिफाइन करेंगे। फिर बेटे आपने एक्सेस रिएक्टेंट को डिफाइन करना है कि एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है। फिर आपकी बुक में कबाब्स और सैंडविचेस की एग्जांपल है। बेटा वो देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देना चाहें तो लास्ट में जो हाइड्रोजन के साथ एग्जांपल है, हाइड्रोजन और वाटर की, बेटा ये एग्जांपल आप जरूर दें, ये एग्जाम्पल दें, इसमें बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और किस तरह से है। और फिर अगली हाइडिंग जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट की है। तो उसकी 3 लाइनें आपकी बुक में लिखी हुई हैं। तो आप ये 3 आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएंगे। यहां तक क्लियर हो गया बात बेटे? ये था लिमिटिंग रिएक्टेंट में। अब सवाल है कि अगर इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो बेटा क्या आएगा। तो बेटे मेरा ख्याल है जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सबसे अहम, हाउ वी आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन होगा यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो मैंने तरीकाकार बताया कैसे लिखने, और अगर शॉर्ट है तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट, या फिर हाउ वी आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगला टॉपिक है स्टिशोमेट्री।
सॉरी यील्ड, अगला टॉपिक हमारा यील्ड है कि अगर यील्ड पेपर में आएगा तो किस तरह से आएगा। तो बेटे यील्ड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी अहम है। इसमें आपको सबसे पहले यील्ड को डिफाइन करना है कि यील्ड क्या होती है। सबसे पहली डेफिनेशन यील्ड की होगी। उसके बाद आप एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन लिखेंगे कि एक्चुअल यील्ड क्या होती है, इसको डिफाइन करेंगे। फिर बेटे आप थ्योरेटिकल यील्ड को डिफाइन करेंगे। फिर आप एक्सप्लेनेशन की हाइडिंग देंगे। इसके अंदर आप एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपको थोड़ी सी एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि एक्चुअल यील्ड दरअसल वो है जो केमिकल रिएक्शन के बाद आती है और जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिटरमिन की जाती है, प्रिडिक्ट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। तो इस तरह की बातें आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे या ये आप अपने टॉपिक से रेलिवेंट टीचर से पूछ सकते हैं। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत अहम चीज जो होगी वो ये होगी कि आपकी एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। अहम तीन, अगर मुझे कोई फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। तो बेटे इसके तीन वजह हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, तो आप इसकी वजह लिखेंगे। ये भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये भी एक्सप्लेनेशन का अंदर ही हिस्सा बन रही होंगी। तो बेटा एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में आपने लिमिटेड रिएक्टर और यील्ड रिएक्टर को एक्सप्लेन करना है। साथ ये भी बताना है कि आपकी एक्चुअल यील्ड जो है वो लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, इसकी रीजन भी आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखनी है। उसके बाद परसेंटेज यील्ड की हाइडिंग। परसेंटेज यील्ड में आपके पास एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो हमने वो फॉर्मूला यहां पे पुट कर देना है, वो परसेंटेज यील्ड का एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले के बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा यील्ड का। मेरे बच्चों यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आपका अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन एक्चुअल यील्ड लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड है। बेटा ये अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन और पेपर में आने के लिए बहुत अहम गैस है। अच्छा बेटे जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर में थे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टीशियोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 2 लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 यील्ड। अब इन्हीं में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बात समझ रहे हैं। और अगर कोई एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल आएगा तो उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। जब आपका बोर्ड कोई स्कीम देगा तो हम बताएंगे कौन कौन से न्यूमेरिकल अहम है। हम अभी सिर्फ थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के लॉन्ग क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। तो 3 टॉपिक हैं बेटे, इन 3 में से ही कोई लॉन्ग आएगा। तो मेरा ख्याल है इन तीनों में से भी अगर कोई गैस कहे तो मेरा ख्याल है कि स्टीशियोमेट्री और यील्ड ये 2 अहम टॉपिक हैं लॉन्ग के लिए। अब बात करते हैं आपके सेकेंड चैप्टर की। बेटे अगर सेकेंड चैप्टर को देखें तो ये कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बना, हमेशा इसी में शॉर्ट क्वेश्चन ही आए हैं। और इस दफा ये और शॉर्ट हो गया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी ही सिर्फ सिलेबस का हिस्सा रही है। तो अब सवाल ये है कि यहां से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ 6 से 7 पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है What do you know about solvent extraction? ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसी के अंदर जो ब्लू रंग की डेफिनेशन है ना मेरे बेटे आपके सेकंड चैप्टर के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन नहीं है। आपके पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वहां सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन है। जो ब्लू रंग की डेफिनेशन स्टेटमेंट है वो दरअसल आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो दरअसल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है। तो ये भी अहम है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अहम है। तो ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटा ब्लू रंग की स्टेटमेंट है जो आपके वहां पे है। तो अक्सर बच्चे उसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की लिख के दे देते हैं, तो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन नहीं है, वो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की है। आपके फर्स्ट पैराग्राफ में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन है। और व्हाट इज द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये ब्लू रंग की स्टेटमेंट है जो आपके नजर आ रही है।
ये दो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी का हिस्सा, कि दूसरा टॉपिक जो है वो क्रोमेटोग्राफी है। तो सबसे पहले आपको डिफाइन क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले आपको ये क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन। फोर्थ क्वेश्चन, बेटे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का 4th नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटे अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करें तो बेटे अहम तरीन क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जी, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू से क्या मुराद है, इसके अंदर आपको उसको स्टेट करना है और इसका फॉर्मूला भी लिखना है। आपके जो सेकंड लास्ट पेज है पेपर क्रोमेटोग्राफी का, उसके लास्ट पैराग्राफ से ऊपर वाली लाइन में ये फॉर्मूला लिखा है, ये वाला आपको फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, राइट द यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कि क्रोमेटोग्राफी के यूज क्या है। ये आपका लास्ट पेज के ऊपर लास्ट 4 लाइंस जो हैं वो यूज क्या है, बल्कि मेरा ख्याल है वो लास्ट पेज के ऊपर हाइडिंग भी दी गई है कि यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो आपने यहां पे यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी लिखने हैं। बेटा ये अहम तरीन क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर के 7। अगर आप मुझे इसमें से भी कहें कि कुछ शॉर्ट बताएं इसमें से, तो बेटा ये वाले जो 2 क्वेश्चन है ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा अहम है। बाकी है ही 7 सेकंड चैप्टर में, नहीं इंपॉर्टेंट 7 हैं जो मैं बता रहा हूं। 7 गैस है मेरा कि इन 7 में से कोई आएगा, और इन 7 में से भी ये 2 क्वेश्चन गैस हैं क्या यहां पे आएंगे। ठीक है जी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड चैप्टर। अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें कि थर्ड चैप्टर में क्या हो सकता है, तो बेटा थर्ड चैप्टर जो है ये आपके पेपर को अच्छी तरह से कंबशन करता है, हिस्सा बनता है आपके पेपर का। तो तीसरे चैप्टर के अंदर आपका इस दफा स्मार्ट सिलेबस बॉयल्स लॉ से स्टार्ट हो रहा है। तो बॉयल्स लॉ आपने 9th में भी पढ़ा था, इसलिए अब आप पेपर में नहीं आएगा। बॉयल लॉ के जो ग्राफ हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है जी, और अब वो आपको सिंपल ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। 3 ग्राफ हैं, सही है जी, पी वी के दरमियान में, और पी और 1/v के दरमियान में, k इज इक्वल टू वी पी के दरमियान में। ये 3 ग्राफ हैं और ये 3 ग्राफ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 ग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाएंगे, बहुत बड़ा गैस नहीं है, लेकिन बॉयल लॉ से अगर आपने याद करना तो ग्राफों को देख लीजिएगा। चार्ल्स लॉ बेटा फिर वही बात कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के अंदर नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। चार्ल्स लॉ क्योंकि हमने 9th क्लास के 4th चैप्टर में पढ़ा था बड़े डिटेल के साथ, तो ये वहां पे इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन थे, यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्ल्स लॉ के बाद बेटे स्केल ऑफ थर्मोमीट्री आता है। ये स्केल ऑफ थर्मोमेट्री अब फिर एक अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है। यहां पे 3 स्केल्स डिस्कस किए गए हैं, अगर आपको याद हो और आपने पेपर बुक अगर आपके पास है तो डिग्री सेंटीग्रेड, फॉरनाइट और केल्विन स्केल। अब ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअली अहमियत है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन स्केल। तो ये तीनों ही किसी ना किसी तरह से आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब जो हमने गलती करते हैं, हमें 2 नंबर जो पूरे नहीं मिलते, आपकी बुक में 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन है, हम वही डेफिनेशन लिखते हैं, तो ये आपको 2 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। अब आपने 2 नंबर के लिए क्या करना है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड आप लिख रहे हैं तो आपने इसको डेफिनेशन कर ली है, तो बेटे जहां पे तीनों डेफिनेशन खत्म होती है उसके नीचे 3 फार्मूलाज भी हैं। दरअसल वो फार्मूला डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन के हैं। तो जब डिग्री सेंटीग्रेड लिखें तो इसका फार्मूला भी लिखें। सही है जी, फ़ारेनहाइट लिखें तो फार्मूला भी लिखें, केल्विन की डेफिनेशन लिखें तो फार्मूला भी लिखें। बेटे उसके बाद इससे भी अहम ये है कि यहां पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, या फिर हाउ फ़ारेनहाइट स्केल कन्वर्ट इनटू केल्विन स्केल, हाउ केल्विन स्केल कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, यानी इनकी कन्वर्जन पूछी जा सकती है। और ये कन्वर्जन जो आपकी डेफिनेशन के बाद 3 फार्मूलाज हैं, आपको वो लिखने होंगे कि इन फार्मूलाज के जरिए हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटे इसके बाद है एब्सोल्यूट जीरो। अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट जीरो, जिसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये पेपर में कैसे आएगा। अब बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये एब्सोल्यूट जीरो जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है मेरे बच्चों, और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन से। अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ उसको डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद, अच्छा यहां पे भी एक बात सुने, कुछ टीचर हज़रात ने आपको डेफिनेशन लिखवाई है कि द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू जीरो, दैट टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। अब बेटा इतनी सी चीज लिखने का 2 नंबर तो नहीं मिलने वाले। सही है जी, आपको डेफिनेशन हर टीचर ने जहां पे भी बैठे हुए उन्होंने ये डेफिनेशन लिखवाई है, द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। तो इसके अब आपको कोई 2 नंबर तो नहीं मिलने लगे। अब अगर आप पेज नंबर 46 की बात करें तो 46 का दूसरा पैराग्राफ एट कांस्टेंट से स्टार्ट होता है। याद है आपको? अगर आपको बुक कह तो देखें, जब वो एड कांस्टेंट से शुरू होता है और खत्म होता है रिस्पेक्टिवली पे, आपका ये वाला जब आपने वो डेफिनेशन जो लिखवाई है वो बिल्कुल ठीक है, वो लिखनी है, लेकिन आपने वो डेफिनेशन लिखने के बाद ये पैराग्राफ पेज नंबर 46 का दूसरा पैराग्राफ आपने इसके स्टेटमेंट के बाद लिखना है, और उसके बाद इसके नीचे एक फॉर्मूला है वो लिखना है, तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अच्छा, यानी कि मैंने बताया 3 चीजें शॉर्ट क्वेश्चन में लिखनी है। सबसे पहले एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन, उसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर से जो शुरू हो रहा है, और नीचे फॉर्मूला दिया गया वो लिखना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो बेटा अब समझें कि इसको किस तरह से करना है। मसला ये है कि अब आपको ये दिखने में इसमें डाटा नजर नहीं आता कि हम इसको 4 नंबर के लिए किस तरह से लिखेंगे। बड़ा सा एक टेबल बन गया हुआ है, वो पूरा टेबल तो हम रट्टा मार के याद नहीं कर सकते, तो अब क्या होता है कि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम उसे सवाल समझते ही नहीं है। तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट जीरो को सबसे पहले तो डिफाइन करना है, जिस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए किया बिल्कुल उसी तरह डिफाइन करना है। फिर वो मैं जो पैराग्राफ बता रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर वाला, ये पेज नंबर 46 के ऊपर सेकंड पैराग्राफ है जी, ये वाला पैराग्राफ रिस्पेक्टिवली तक लिख लिया। फिर आपने फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के बाद आपने पुत्र ग्राफ बनाना है। अब मसला यह है कि ग्राफ पूरे का पूरा डिजाइन नहीं किया जा सकता, तो बेटे आपने जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ग्राफ है, इसकी एक लाइन, इसके अंदर को 10 से 20 लाइनें हैं, ऊपर से नीचे तो 10 के बनती हैं, तो आपने 10-12 सारी इकट्ठी याद नहीं करनी। एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड की स्ट्रेट लाइन वो याद कर लें, और उससे ऊपर वाली कोई से 2 लाइनें जो आपका जी चाहे याद कर लें, उससे नीचे वाली आखिरी लाइन जरूर, और उसके बाद कोई मिलकर 5 लाइनें पूरी कर लें, एक पहली, एक आखिरी और एक दरमियान वाली, इनके दरमियान में कोई एक एक लाइन डाल दें, तो अब ये टेबल आप बना देंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि ये जो लिखा हुआ है कि डिग्री सेंटीग्रेड में आपका चार्ल्स लॉ प्रूव नहीं होता, तो आप फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2 नॉट इक्वल, ये वाला फॉर्मूला V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, इसकी वैल्यूज निकाल के उन्होंने कह दिया होगा कि ये इक्वल नहीं होता, तो फिर इस वजह से चार्ल्स लॉ एब्सोल्यूट जीरो दिया गया। तो इसका लास्ट जो पैराग्राफ है वो इसी चीज को बता रहा है, तो आपने ये भी लिखना है। तो अगर आप ये चीजें कर देंगे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बेटे इसके बाद
हमारा अगला टॉपिक जनरल गैस इक्वेशन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आए, तो इसलिए इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, पुत्र बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। सॉरी, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये हर साल बोर्ड में क्वेश्चन का हिस्सा बनता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो ये बेटा सिर्फ ऐसे नहीं पूछेगा, दरअसल आपकी बुक में दो तरह से वैल्यू ऑफ आर निकाली गई है। एक निकाली गई है एसटीपी पे, ये सोचने की बात है, वो कह दे तो ठीक है, अगर नहीं कहे तो आप ये समझना है कि एक बुक में आपकी एसटीपी पे निकाली गई है और फिर एसआई यूनिट में भी निकाली गई है। वैल्यू ऑफ आर आपकी बुक वाले ने एसटीपी पे भी निकाली है और एसआई पे भी निकाली है। तो अब यहां तो आपके बोर्ड वाला खुद कह देगा, जिस तरह 2018 में उसने कहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एट एसआई, कि उसने कह दिया था कि आर की वैल्यू बताओ एसआई यूनिट में, तो फिर आपने सारी वैल्यूज लगा के फॉर्मूला लगा के आर की वैल्यू निकाली थी। अगर वो ये नहीं बताता, यहां तो वो कह देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एसआई, तो फिर तो आपके लिए क्लियर है, आपने उसी यूनिट्स के अंदर बयान करना है। लेकिन अगर वो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर पूछ ले तो आपने बताना है कि दो तरह से अलहदा हो सकती है, एसटीपी पे कुछ और है, एसआई पे कुछ और है। तो एसटीपी पे अलहदा निकालेंगे, एसआई पे अलहदा निकालेंगे। आती है बात समझ में बेटे। इसके बाद है डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। तो बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, इसकी डेरिवेशन है, डी डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है, आप वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ से डेरिवेशन तो नहीं आ सकती, लेकिन वो ये कह सकता है, कुछ कंडीशंस दे सकता है जो आपके पेज नंबर 52 के ऊपर लिखी गई हैं कंडीशंस के 25 डेंसिटी फाइंड करें 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीथेन की या हाइड्रोजन की। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला एवोगैड्रोस लॉ है, तो मेरा ख्याल है यहाँ से एवोगैड्रोस लॉ से भी आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं। इसके बाद आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ जाता है। लेकिन एवोगैड्रोस के जो पेज नंबर 54 है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ वही फर्स्ट चैप्टर वाला कि वॉल्यूम एक जैसा क्यों होता है, ये नंबर ऑफ मोल एक जैसे क्यों होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमारा हो गया है, कंसेप्ट ऑफ मोल में। अच्छा, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पुत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर एग्जामिनर मुश्किल पेपर बनाए तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देगा। लेंथी क्वेश्चन है। अब आपने इसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है बेटा, आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसका एक फॉर्मूला जर्नली बनाया गया है, आपको याद हो तो P T इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। आपने पहला स्टेप आपका ये है। दूसरा स्टेप, इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है। इसके अंदर आपने स्पोज गैसेस ली हैं एक सिलेंडर के अंदर, तो आपने इसकी स्पोज गैसेस की कैलकुलेशन निकली है कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जनरल गैस इक्वेशन से, और फिर इसकी सारी ये कैलकुलेशन करने के बाद, पूरी कैलकुलेट करने के बाद इसकी डेरिवेशन आपने देनी है। इसके बाद अगला टॉपिक है कैलकुलेशन, तो वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर उसने नहीं पूछी। तो डाल्टन लॉ जहाँ पे आपके पास ये वाला फार्मूला रिजल्टेंट में निकल आता है ना डेरिवेशन में, PT(V) इज इक्वल टू NT(RT), जहां पे ये फॉर्मूला डेवलप हो गया ना, वहां पे आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर खत्म हो गया है। अगर उसे सिर्फ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे नोट किया है तो यहां पे आप सेटिस्फाई, आपको कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़ाया मत करिएगा। अच्छा जी, तो अब हमारा ये है मेरे बच्चों कि आपने यहां तक